पूनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाई हो आपको। थैंक यू सर। क्या मैं आपको दिख रही हूँ? बिल्कुल आप दिख रहे हैं, आप ऑडिबल भी हैं, विजिबल भी हैं। कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद? सर अच्छा लग रहा है, पहली बार दो दो एग्जाम क्लियर हुआ। वैसे तो 3 4 सालों से एक भी नहीं हो रहा था, और पहली बार दो दो हो गया है। कौन कौन से दो हुए हैं? आईबीपीएस क्लरिकल में मुझे इंडियन बैंक मिला था, लेकिन वो मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और दूसरा एसबीआई का क्लर्क मींस निकल गया है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों ज्वाइन नहीं किया था आपने, पूनम? सर उसमें क्या हुआ था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ इशू आ गया था। ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट होता है ना, वो हम्म मेरा पिछले साल का रिन्यू नहीं करवाया था मैंने, 2024-25 का। हम्म तो हम्म। उन्होंने फिर उसका वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया, तो वो मैंने बनवा के अब सबमिट किया है। तो उन्होंने बोला कि सेकंड टाइम पे जो कॉल आएगी उसमें शायद आपका आ जाए। तब तक मैं एसबीआई का रिजल्ट आ गया। कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब उसकी, हाँ। बहुत सर बढ़िया। वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि एसबीआई ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना एसबीआई, चाहिए। एसबीआई, फॉर श्योर एसबीआई करिए। सर देखिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ लोग की वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है अब एक बात एसबीआई बताइए, में। काम करने के, काम नहीं करने के लिए पैदा हुए हैं और किस लिए पैदा हुए हैं ये बताइए। ये तो सब फालतू बातें हैं, जो यस लोग सर। कामचोर होते हैं ना वही करते हैं, वर्क प्रेशर ज्यादा है। वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। यस आपको सर। एसबीआई यस। अच्छी फैसिलिटी देती है ना। एसबीआई में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। एसबीआई में आप अब्रोड जाने तक की अपॉर्चुनिटी है, वो उसमें नहीं है ना। लाइफ स्टाइल आपका अच्छा है यहाँ पर। पैसे भी आपको उससे थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, काफी सारी चीजों में आप ना बहुत आगे निकल जाते हो अगर आप एसबीआई में सेलेक्ट होते हो। सो फॉर श्योर, विदाउट ठीक है एनी सर। डाउट, विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, एसबीआई चूज कीजिए आप। ठीक है सर, अब हो गया क्लियर सर। हाँ बिल्कुल, एकदम एसबीआई चूज कीजिए। बताइए पूनम, अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। हम्म और मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हो गया था, हम्म फरवरी में। हम्म तो उसके बाद मेरे फादर में, मतलब मेरे घर में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं। पापा हालांकि ग्रेजुएट है, लेकिन वो भी लेबर क्लास वर्क करते हैं। हम्म तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं था। मेरी फैमिली में भी ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम्म दूर दूर तक भी। और वो कुछ हैं भी, चाचा ताऊ के जितने भी लड़के होते हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं रेलवे में। अब वो ग्रुप टी में सब ऐड, मतलब होता है ना, ग्रुप टी लेवल के जो जॉब होते हैं उनमें लगे हुए हैं। तो मेरे फादर का कहना था कि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद ग्रुप टी का तैयारी करूँ। तो पहले मैं ग्रुप डी का ही तैयारी कर रही थी। तो 1 2 साल मैंने, मतलब फॉर्म, 1 साल मैंने फॉर्म दिया तो 4 नंबर से रह गया। तो मैंने फिर से फॉर्म भरा। तो फिर से फॉर्म भरा तो आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह का या एनटीपीसी का एग्जाम ही नहीं हुआ। 2 साल हम्म। 3 साल ऐसे मतलब बाद एग्जाम उसका कंडक्ट हुआ। ऐसा आपने सुना होगा या पता नहीं पता है, आपने पता सुना है, या पता नहीं। है, बिल्कुल, अरे 100%। तो 2 3 साल बाद उसका एग्जाम हुआ, हम्म मतलब हुआ। तो तब तक मेरे को लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो मैंने किसी से, मुझे पता चला, मेरी एक फ्रेंड है उसके हस्बैंड ने बताया कि बैंकिंग का एग्जाम आप दीजिए। बैंकिंग में क्या होता है कि हर साल एक फॉर्म निकलता है और हर साल उसका रिजल्ट आ जाता है, ये श्योर। तो फिर मैंने सुना था पहली बार बैंकिंग के बारे में। तो कोविड जब आया था 2020 में, तो 2020 जून में मैंने बैंकिंग की स्टार्ट की थी तैयारी। मैंने जून में अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। उसके बाद मैंने तब से बैंकिंग चालू किया प्रिपरेशन। स्टार्ट में तो 1 साल तो जून में तैयारी की थी, जुलाई अगस्त से सारे एग्जाम चालू हो गए थे, कुछ पता ही नहीं लगा कैसा एग्जाम होता है, क्योंकि ग्रुप डी तो बहुत इजी लेवल होता है। तो फिर मैंने ग्रुप वो कर दिया, मतलब पहले साल तो ऐसे निकल गया सब कुछ, ऊपर से प्री भी नहीं निकला किसी का भी। फिर मैंने सेकंड टाइम में एसबीआई क्लर्क का प्री निकाला था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। और थर्ड ईयर में क्या हुआ था कि आईबीपीएस पीओ का प्री निकल गया था और मेंस नहीं निकला। और एसबीआई का भी निकला था, लेकिन प्री प्री निकल रहा था, मेंस नहीं निकल रहा था। फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि आईबीपीएस पीओ का प्री भी निकल गया था, मेंस भी निकल गया था, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा 1 नंबर से रह गया था। ओहो। हाँ, और फिर मैं सोच रही थी कि अब छोड़ दूं, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं, इसमें टाइम जाता है, इतना आगे तक आ गई है, अब गिव अप करना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मैंने इस बार, मैंने पहले मैं पीओ का ही तैयारी कर रही थी, तो मैंने दिया नहीं था, क्लैरिकल का एग्जाम में देती नहीं थी, बस एसबीआई क्लर्क का दे देती थी। तो इस बार क्या हुआ था कि पापा ने बोला कि कर लो, 1 साल और दे दो, इतने आगे तक आई हो तो हो जाएगा।
तो मैंने दिया इस बार क्लरिकल का भी। पीओ का इत्तेफाक से इस बार प्री भी नहीं निकला, आईबीपीएस पीओ का। और एसबीआई पीओ में तो कटा वो वैकेंसी 600 ही रह गई इस बार। और बाकी क्लरिकल का दिया था तो दोनों क्लरिकल निकल गया मेरा। तो सब लंबी बहुत जर्नी खुश है। रही पूनम, आपकी काफी लंबी जर्नी रही है। उस लंबी जर्नी में मतलब लगातार आप कंसिस्टेंट बनी रही, ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। क्योंकि मैंने मैंने कभी जैसे हम्म। मैंने हमेशा देखा कि मेरे स्कोर ना बढ़ते जा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं पीछे जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते 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 तो मैं छोड़ नहीं पाई उसे। मुझे लगा कि ठीक है, बढ़ते जा रही हूँ बढ़ते जा रही हूँ तो एक दिन पहुंच ही जाऊंगी। तो पहुंच गया। बस फेलियर्स का पढ़ते करते बस हो गया एक दिन आज। बहुत बढ़िया पूनम, यही कंसिस्टेंसी है। अगर आप ऐसी कंसिस्टेंसी लगाए रखेंगे तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद को एनालाइज किया कि आप पहले से इम्प्रूव ही कर रहे थे। क्योंकि यस अभी सर। एस्पिरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, वो खुद को एनालिसिस नहीं करते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो डिमोरलाइज भी होते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं यस चल सर। पाता कि वो इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है उनमें कि नहीं हो पा रहा है। और आपने इम्प्रूवमेंट दिखाया, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, कोई सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें आपको लगता था कि वो आपका वीकेस्ट है, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? सर वीकेस्ट तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इंग्लिश मेरा वीक लग रहा था क्योंकि वैसे मैंने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा। 12th, सॉरी 10th 11th के बाद से मैं इंग्लिश मीडियम में रही। लेकिन ना मैंने ग्रेजुएशन इग्नू से किया था। तो उस ड्यूरेशन में 3 साल मैंने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। लगभग बस एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ना होता था। वैसे मेरा फिजिक्स ऑनर्स था। मैथ्स मेरी स्ट्रांग थी हालांकि। लेकिन इंग्लिश जो थी वो वीक हो गई थी क्योंकि पढ़ाई काफी साल छोड़ दिया मैंने, 3-4 साल लगभग। 4-5 साल मैंने गैप ले लिया एक तरह से। तो मेरा इंग्लिश वीक हो गया था। तो तब मैंने स्टार्ट किया था। पहले मेरे को पता ही नहीं था कौन से टीचर पढ़ाते हैं कौन से नहीं। तो ऐसे करके मैं आपके पास आई थी, मतलब किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि विशाल परिहार सर एडिटोरियल पढ़ाते हैं, एडिटोरियल करने से ही तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव। तो तब मैं आई थी 2019, नहीं 2021-20 में, 20 में शायद मैंने आपसे पढ़ना चालू किया। उसके बाद फिर जैसे जैसे लगा कि इम्प्रूव होता जा रहा है तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा और टीचर्स के बारे में पता चला, जैसे पुनीत सर वगैरह पढ़े आए। फिर अभी अभिजीत सर आ गए थे, ऐड हो गए थे बाद में, पहले वो भी नहीं थे अन अकेडमी में, तब से पढ़ रही हूँ। तो फिर उसके बाद इम्प्रूव कर लिया मैंने, अब तो बहुत कुछ इम्प्रूव कर लिया। मतलब अब ऐसा है कि बनाती हूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही जाते हैं। पहले अरे क्या सही होता था, जाते हैं, आप 20 क्वेश्चन सिलेक्शन ले अटेम्प्ट है। चुके हैं, आप तो पूरा आप जीता जाता सबूत है, आप सिलेक्शन ले चुके हैं। 100% इम्प्रूव तो किया आप। पहले बहुत एक्यूरेसी खराब थी मेरी, मतलब इंग्लिश में 20 क्वेश्चन करती थी तो 13 गलत हो जाता तो 7 करेक्ट होते थे। अब ऐसा होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए पूनम, इन सारी चीजों में जो आपने मॉक पेपर लगाए होंगे, मॉक पेपर का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? सर वो आपके अंदर से जो डर होता है ना टाइमर का, वो निकालने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरी बात, एग्जाम लेवल में जैसे वन गो में सारे क्वेश्चंस करना टाइम के साथ, उसमें बहुत हेल्प मिलती है हमें। और जैसे जिन लोगों को टाइमर से हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, उनके लिए बहुत इम्प्रूव हेल्प करता है ये। मेरे साथ ये था कि पहले ना मैं सोचती थी कि मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट 1 घंटा, मतलब स्क्रीन पे देखते देखते आंखों में दर्द हो जाता है, तो मैं बहुत टालती रहती थी। पहले मैं मॉक टेस्ट बहुत कम ही देती थी। जब तक एग्जाम का प्रेशर नहीं आ जाता था कि अब एक महीने बाद एग्जाम है, तब तक मैं नहीं चालू करती। बट इस साल मैंने क्या किया कि मैंने किसी टॉपर का वो देखा था, तो उसने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेरे साथ ये था कि मैं कर तो लेती थी, लेकिन स्पीड मेरी अच्छी नहीं थी, मतलब स्पीड ही कम थी मेरी। 20 मिनट में वो 30 क्वेश्चन करना या 35 क्वेश्चन करना, वो नहीं हो पाता था मुझसे। तो इस बार मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए। इसी वजह से मैं क्लैरिकल का भी फॉर्म नहीं भरती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि 70-80 ऐसे जाता है कट ऑफ, मेरा कहाँ होगा, मेरी इतनी स्पीड ही नहीं है, 60-70 तो मेरे क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉक टेस्ट से स्पीड बहुत इंप्रूव होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा है, देखो बाकी आपने अच्छा, एकदम अच्छी जर्नी आपकी गई। एक आखिरी सवाल लास्ट, पूनम, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी आपको यहाँ देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं यस। कि आपकी तरफ से क्या आप अब उनको एक एडवाइस देंगे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स आएंगे, कि उन्हें प्रिपरेशन के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें उन्हें फोकस करनी चाहिए, जो आपको लगता है, अपनी तरफ से क्या बताएंगे आप? सर मैं उनको कहना चाहूंगी कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए। रोज टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, मतलब कितना आपका जो भी टारगेट है वो बनाइए, उसे कंप्लीट करिए। आपका मन करेगा कि तो जैसे 50% हो जाए, 70% हो जाता है तो ना इंसान थक जाता है तो छोड़ देता है।
आप मत छोड़िए। उसके बाद दूसरा चीज है कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट को आप ऐसे साइड कर देंगे कि एग्जाम टाइम पे लगा लूंगा, मत करिए वो चीज। दूसरी चीज, अगर किसी किसी को लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत कॉस्टली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब रिजल्ट आता है तो अब लगता है कि वो कुछ भी नहीं था, तो आपको मॉक टेस्ट पे मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आप वैसे भी कोई सा भी क्विज वगैरह लगा सकते हैं, तो वो लगाते रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था तो उसको इम्प्रूव करिए। दूसरी बात ये है सर कि मेरे जर्नी में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता था, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता था तो प्रेशर बढ़ता जाता था मेरे ऊपर कि घर वाले क्या बोलेंगे, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। एग्जाम में बैठते सब कुछ माइंड में चलने लग जाता था। तो उस सब से निपटने के लिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और मेडिटेशन ऐसा होता था कि मैं एवरीडे करती थी, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन एवरीडे। एग्जाम से 2-3 महीने ही पहले चाहे क्यों ना करना पड़े, क्योंकि स्टार्ट में सोचते हैं छोड़ो ना, अब इतना टाइम मैं पढ़ लूंगी। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत हेल्प करता है वहाँ। तो मेडिटेशन, 3 चीजें मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही, और मेरे को लगता है सभी को हेल्प करेगी। कि एक आप तो टारगेट बनाइए और उसको कंप्लीट करिए। ट्राई करिए कि 85% तो कंप्लीट करें ही। उसके बाद मॉक टेस्ट, और थर्ड इज मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन तो कर लीजिए। तो सर, वो जो एग्जाम में जाने के बाद हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ के तो गया था लेकिन कर नहीं पाया इतना, या फिर मेरे से ये गलती हो गई, या मेरे को पता नहीं चला कि ये क्वेश्चन भी था। मेरा किसी किसी को होता है कि क्वेश्चन मार्क कर दिया लेकिन बाद में वो ढूंढ नहीं पाए उस क्वेश्चन को, दिमाग से निकल गया, क्योंकि वो प्रेशर में ऐसा होता है। तो प्रेशर हैंडल करने का काम वो मेडिटेशन के थ्रू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने बस पूनम, क्योंकि ये आपने तो सारी वो बातें बता दी जो असल में टीचर्स बताते हैं फॉलो करने के लिए, और आपने एग्जैक्टली फॉलो की है। तभी आप इतना यस शांत सर। तरीके से, काम तरीके से पिछले 4 साल लगातार आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। वेरी यस नाइस। सर। क्योंकि ये लंबा समय होता है, और इस लंबे समय में ना दिमाग, जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बदलता है, फ्लक्चुएट होता है। लेकिन आपका फ्लक्चुएट हुआ होगा, बट आपने उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, मैनेज किया, और डायरेक्शन उसको देते गए हो आप। वेरी नाइस पूनम। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और मेरी वेल थैंक यू सर। विशेष हैं आपके साथ में। साथ में ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप एसबीआई में जाएंगे, एसबीआई को सर्व करेंगे, तो एसबीआई और बेहतर बनेगा। एसबीआई को आप और बेहतर सर्विस देंगे खुद से। अल्टीमेटली सर्विस अपने ओके। देश को मिलेगी, है ना। तो बढ़िया से आप काम कीजिएगा, है ना। और ओके सर। कभी ना कभी किसी एसबीआई में हम टकराएंगे, मिलेंगे, है ना। सर मैं बहुत मिलना चाहूंगी सर, मैं तो मीटअप का वेट कर रही थी कि कब आप मीटअप मीटअप रखें। जल्दी प्लान करेंगे मीटअप का, और मीटअप के लिए बुलाएंगे तो आपको 100% आना है पूनम। आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, ओके। दिल्ली में ही मीटअप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं सर है। मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे वैसे ही मिल जाए, एड्रेस पता होता तो मैं अब तक आ चुकी होती। कोई नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप साथ जुड़ने के लिए। और प्रणाम थैंक यू बोलिएगा सर। अपने मम्मी पापा को, सभी को। उनको भी ढेर सारी बधाई। और ऐसी आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।